साथी अभी हमारे बीच में अभी और साथी जुड़ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए। तो सभी साथियों को मैं आज इस वेबिनार की एक रूपरेखा सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज का जो विषय है वो विषय है सम्राट अशोक, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। इन सभी हम अपने महापुरुषों की हमने जयंतियां बड़ी धूमधाम से मनाई हैं। तो उस जयंतियों का निष्कर्ष क्या निकलेगा या क्या निकला, तो हमारे बीच में आज हमारी वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष पूर्व विधायक माननीय धर्मप्रकाश भारती बॉस साहब। और हमारे मुख्य वक्तागण में हमारे 3 प्रदेशों से साथी हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे प्रदेश महासचिव प्रभारी बुंदेलखंड से हैं मान्यवर दयाराम अहिरवार जी हैं। उसके बाद दिल्ली प्रदेश के संयोजक है माननीय राजेंद्र सिंह जाटव जी हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से हैं हमारे मान्यवर ईश्वर कड़वे जी नागपुर से हैं। तो मैं संचालन योगेश गौतम दिल्ली से कर रहा हूं। तो मैं सभी पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व विधायक संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब से मैं जय भीम नवोदय प्रेषित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि आज इस मीटिंग को कंडक्ट करने की मुझे परमिशन दी जाए, माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी। सर माइक अनम्यूट है सर आपका। हाँ हाँ। आवाज आ रही है अब? सॉरी। आवाज। जी जी, हेलो हेलो। आ गई सर। आ गई ना आ रही आवाज? सर। रेडी। जी 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 चलिए। सर, आ रही है। आ रही सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, और जैसा कि अभी संचालक हमारे युवा साथी योगेश गौतम साहब ने आपको बताया कि हम लोग धम्म प्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उनकी भी जन्म जयंती 16 अप्रैल को थी। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले, उनकी भी जन्म जयंती 11 अप्रैल को थी। और संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्म जयंती 14 अप्रैल को थी। लेकिन पूरा अप्रैल का हमारा ये महीना जयंती में चलता है, पूरा महीना हम लोग मनाते हैं। तो मैं पुनः एक बार फिर अपने सभी साथियों को धम्म प्रिय चक्रवर्ती अशोक सम्राट, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की संयुक्त रूप से जन्म जयंती की हार्दिक बधाई, हार्दिक मंगल कामनाएं सभी को प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो मीटिंग है उसका विषय है कि हमने तीनों महापुरुषों की जयंती मनाई है। और भारत में ज्यादातर जो बड़े पैमाने पे जयंती मनाई जाती है या लोगों के चलन में आ गई है, वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती। तो इन जयंतियों से या अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष से काफी चर्चा पिछले 15 दिन से हो रही है, और अभी भी चर्चा जारी है। अप्रैल का महीना चलेगा ये पूरा। तो हम लोगों के बीच में विषय यह है कि जयंतियों से हमें किस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, किस निष्कर्ष पर हम लोगों को पहुंचना चाहिए। और जयंतियों का मनाने का उद्देश्य केवल हम लोग पूजा पाठ, मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूल माला या केवल गुणगान करने तक ही सीमित रखते हैं, या हमें हमारे अपने जीवन में उनके द्वारा जो संघर्ष किए गए हैं, जिसकी अत्यंत आवश्यकता आज भारत को है, 140 करोड़ लोगों तक उन्हें संघर्षों को पहुंचाने की और समाज को संगठित करने की। तो उस ओर में हम लोगों का रुचि क्या है, हम लोगों का ध्यान क्या है, इस पर चर्चा कराने के लिए
आज की ये वेबिनार है जिसमें देश भर से जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त। मैं अपने योगेश गौतम साहब से अपील करता हूं कि वो विधिवत रूप से आज के कार्यक्रम की संचालन व्यवस्था संभालें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। जैसा माननीय आज की अध्यक्षता कर रहे और संस्थापक अध्यक्ष माननीय भारती साहब ने सब्जेक्ट को लेकर बताया है कि अपने महापुरुषों की जयंतियां हमने बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाई गई है। और भारत ही नहीं, अम्बेडकर साहब की जयंती को पूरा विश्व में करीब 40-50 देशों में मनाने का सभी ने काम किया है। हम निष्कर्ष पे कहाँ पहुंचे हैं, अब तक कहाँ हैं, इस विषय को लेकर चर्चा है। तो हमारे जो मुख्य वक्तागण हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपना 10 से 12 मिनट में अपना समय लें और अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस करेंगे हमारे वक्तागण। तो मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश महासचिव प्रभारी बुंदेलखंड से माननीय दयाराम अहिरवार साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। मान्यवर दयाराम अहिरवार साहब आए हैं और आज के विषय पर अपने प्रबोधन रखेंगे मान्यवर दयाराम अहिरवार साहब। उसके बाद माननीय राजेंद्र सिंह जाटव साहब तैयार रहेंगे। तो मैं माननीय दयाराम अहिरवार साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपना विचार रखें। धन्यवाद आदरणीय गौतम जी। मैं इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में जो ये वर्चुअल मीट का आयोजन किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्चुअल मीट है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे इस मीटिंग के माध्यम से बात करी जानी है। तो बात रखने से पहले विश्व में शांति और करुणा का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध, हम सबको पढ़ने लिखने का अधिकार देने वाले ज्योतिबा फुले साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी एवं इन सभी महापुरुषों के कारवां को बड़े पैमाने पर फलीभूत करने वाले बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब को नमन करते हुए आज की इस बैठक में अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब और हमारे इस वर्चुअल मीट में राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब और तमाम जो साथी पूरे ऑल इंडिया से जुड़े, उनको मैं बधाई जय भीम प्रेषित करता हूं। और ललितपुर से मैंने खास तौर से निवेदन किया था हमारे आदरणीय पूर्व विधायक श्री फेरनलाल अहिरवार को भी जुड़े हुए, तो ललितपुर के साथियों का, बुंदेलखंड के साथियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं इस मीटिंग में। जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब और जो संचालक महोदय हैं, उन्होंने जो विषय दिया कि सम्राट अशोक, ज्योतिबा फुले एवं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियों का क्या निष्कर्ष, ये महीना, हम इस महीने को पूरा विचारधारा का महीना कहें तो कह सकते हैं। तो इस विषय को जब से मैंने सुना कि इस विषय पे वर्चुअल मीट होनी है, तब से ही मैं बहुत ही उत्सुक हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए। कम से कम ये विचार उनके दिमाग में ऐसे आ सकते हैं कि कम से कम ये जो जयंतियां हमारी थी, उन जयंतियों के बड़े मायने थे देश में, और उन जयंतियों से जो उपलब्धियां हुई हैं, वो उपलब्धियां किसी से छुपी नहीं है। लेकिन आज उन जयंतियों से
उतनी बड़ी उपलब्धियां नहीं हो पा रही, उस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। वो क्यों नहीं हो पा रही हैं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें बताएंगे। केवल इतनी सी बात हम कहेंगे, जैसा कि संचालक महोदय ने समय दिया है हमें, आज जो हमारी जयंतियां बनाई जाती हैं वो ठीक है, एक हिसाब से तो ठीक है, हमारे महापुरुषों का, हमारे विचारधारा का एक आस्था का प्रदर्शन होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इन जयंतियों के माध्यम से आस्था का प्रदर्शन तो होता है, इन जयंतियों के माध्यम से प्रदर्शन तो होता है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन नहीं होता। एक बार और दोहरा रहा हूं साथियों, कि इन जयंतियों से अब प्रदर्शन तो होता है लेकिन परिवर्तन नहीं होता। प्रदर्शन होता है, लोग आते हैं, बूंदी बटेगी, हाथी घोड़े चलेंगे, जुलूस निकलेगा, डीजे बजेगा, डांस करेंगे, जय भीम बोलेंगे, तमाम ये चीज तो करते हैं। और मैं कह भी रहा हूं कि ये ठीक है, 365 दिन में 4-5 दिन ये कर लेने से हमारी आस्था का प्रदर्शन तो हो जाता है, लेकिन बाकी के बचे दिनों में हम क्या करते हैं इस पे भी विचार करना चाहिए। बाकी के बचे दिनों में हम जिन लोगों से हमारा मुकाबला है वो 365 दिन और प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं, डिवोटी होके काम कर रहे हैं, त्यागी होके काम कर रहे हैं, और हम वैसा नहीं कर रहे। तो ये जो निष्कर्ष जयंतियों का जो विषय है, आज जिस आंदोलन की शुरुआत, जिस मूवमेंट की शुरुआत मानवर कांसीराम जी ने अपनी देखरेख में शुरू की थी, वो इन जयंतियों के माध्यम से ही की थी। आप हम सबको पता है उस 1964 की डीआरडीओ की घटना का, कि जिस घटना में मानवर कांसीराम जी आंदोलित हुए थे, वो कोई और घटना नहीं थी, वो केवल दीना महाना जी थे, जिनके जयंतियों के नाम पर ही वो आंदोलन शुरू हुआ था। और वो आंदोलन इतना बड़ा शुरू हुआ कि इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में के सबसे बड़े प्रदेश में बहुजन की 4-4 बार सरकार बनी, वो जयंतियों की ही बदौलत थी। लेकिन साथियों, मैं कह सकता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात के लिए बहुत चिंतित हैं। मैं कह सकता हूं कि उस समय राजनीति का विचारीकरण हुआ, राजनीति को विचारधारा की माला में पिरोया गया और राजनीति को विचारधारा के रास्ते फलीभूत किया गया। आज बड़े पैमाने पर विचारधारा का राजनीतिकरण हुआ है। विचारधारा का राजनीतिकरण कैसे हुआ है? विचारधारा का राजनीतिकरण ऐसे हुआ है कि नकली बौद्धिस्ट, नकली मिशनरी, नकली अम्बेडकरवादी बड़े पैमाने पर हमारे बीच में घुसपैठ कर गए। और मैं देखता हूं, मानवर, मैं ललितपुर के, बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद से आता हूं। ललितपुर में बहुत तेजी से और रविदास मंदिर बनवाए जा रहे हैं, बहुत तेजी से गांवों में बौद्ध विहार बनवाए जा रहे हैं, और ये बौद्ध विहारों और रविदास मंदिरों और डॉक्टर अंबेडकर पार्कों या मूर्ति की स्थापना में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर जो आर्थिक सहयोग करते हैं, चंदा देते हैं, वो वही लोग देते हैं जो विचारधारा के कट्टर विरोधी। और वो इसलिए देते हैं कि बहुजन समाज का कंसोलिडेटेड वोट खरीदा जा सके, आस्था के नाम पे, आपकी जो आस्था है उसके नाम पे खरीदा जा सके। पहले उनकी मानसिकता प्रदर्शित नहीं होती है, लेकिन 2 साल बाद जब वो जिला पंचायत चुनाव लड़ते हैं, जब वो प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, तो उसी दो साल पहले की जो उनका आर्थिक सहयोग था उसको खूब अच्छी तरह से भुनाते। तो ये भी एक चिंता का विषय है। ये मैं इसलिए मानवर जोड़ रहा हूं कि आज जो इन जयंतियों की बहुत बड़े पैमाने पर जो प्रासंगिकता बढ़ी, इन जयंतियों के वजह से हमारे देश में बदलाव आया, देश में परिवर्तन आया। इन जयंतियों से अब उतना बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि इन जयंतियों को केवल एंजॉय का एक
साधन मात्र हमारे लोगों ने बना रखा है। अभी विगत 18 फरवरी को मानवर जब वहां पे लखनऊ में जब कार्यक्रम हुआ प्रदेश स्तरीय, तो वहां पे एक साथ मैं संचालन कर रहा था, तो एक साथी जो है एक पर्चा लिए थे और पर्चा लेकर के हमारे पे दबाव बना रहे थे कि तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट करते हैं। दूसरे वक्ता आमंत्रित कर लो। जी मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं 5 मिनट जी और जी लूंगा संचालक महोदय। जी नहीं जी, तो बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। तो जो बहुत बड़े पैमाने पर ये लोगों की प्रदर्शन की भावना निकल के सामने आई, एंजॉय करने की भावना निकल के सामने आई कि तो उस समय उन्होंने कहा कि दीपक जलाने हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि दीपक जलाने से क्या प्रबोधनवादी आंदोलन आगे बढ़ेगा? आज बहुत बड़े पैमाने पर हमारी विचारधारा का हैकिंग हुआ है और इस हैकिंग से हमें अपनी विचारधारा को बचाने की अति आवश्यकता है। और ये किस पर जिम्मेवारी है? ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों पे जिम्मेवारी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है, क्योंकि और संगठनों से तभी तो हम अलग नजर आएंगे। लोगों के सामने हमें एक अलग आदर्श प्रस्तुत करने होंगे, तब जाके लोग हम पे बहुत तेजी से भरोसा करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बात होती है तो वो बताते हैं कि समाज बहुत ही धोखा खाया हुआ है, तो समाज बहुत तेजी से भरोसा नहीं करेगा। हमें इस विचारधारा की जो हैकिंग है उसको बचाने के लिए प्रदर्शन की जरूरत नहीं, प्रबोधन की जरूरत है। और प्रबोधन साथियों, ऐसा प्रबोधन कि जो 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन चले। उस 365 दिन जो प्रबोधन चलाने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो प्रयास कर सकते थे, 3 दिन का हमारा आगरा में प्रशिक्षण हुआ, वहां पे प्रशिक्षित लोग तैयार किए गए। और आदरणीय किशोर बौद्ध जी जो ये कहते हैं कि भाई जहां आप बुलाएंगे वहां आने के लिए हम तैयार हैं। तो इसलिए साथियों, जब कारवां हमारा बढ़ेगा तो प्रबोधनवादियों का कारवां हमें जरूरत है। मानवर कांसीराम जी कहते थे कि हमें इस देश को परिवर्तन की राह पे अगर ले जाना है तो सच्चे परिवर्तनवादियों की जरूरत है, जो मान अपमान की चिंता किए बिना अखंड क्रियाशील रहेंगे। साथियों, बात समझ में आती है कि हमारी क्रिया खंड खंड क्यों हुई है? क्रिया खंड खंड इसलिए हुई है कि हम केवल और केवल एंजॉय कर रहे विचारधारा का। विचारधारा कितने लोगों में जा रही, विचारधारा का जो नेटवर्क है, प्रबोधनवादी लोगों का जो नेटवर्क है, वो कितने लोगों में फैल रहा, इस बात का कोई मूल्यांकन, कोई एवोल्यूशन हमारे पास नहीं है। इसलिए साथियों, इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो प्रयास है उसके लिए हम आभारी हैं और हम गौरवान्वित हैं कि ऐसे संगठन से हम जुड़े हैं, जो संगठन 2003 में हमारे मसीहा मानवर कांसीराम जी ने जिस विचारधारा को जिस या कह सकते हैं कि कुदरत ने उस विचारधारा को रुकवा दिया था। कांसीराम साहब को बेड रेस्ट पे गए और वो फिर हमारी दुनिया से हम सब कुछ छोड़ के बिलखता हुआ छोड़ के चले गए। नहीं तो साथियों, एक एक बहुत बड़ी महान घटना जो देश में होती, 5 करोड़ लोगों को 2006 में 56 से 50 साल बाद जो मनाई जाती, और
इस देश की तस्वीर और होती। खैर, उस तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना है। तो मेरा यही एक साथियों से निवेदन है कि हमें विलासिता पूर्ण जिंदगी को छोड़ना होगा। विलासिता जो हमारे लोगों में आई है, हमारे लोग घर में मूर्ति लगा लेंगे, बुद्ध की मूर्ति रख लेंगे, डाइनिंग हॉल में बाबा साहब की तस्वीर टांग लेंगे। बाबा साहब कहाँ मिलेंगे? बाबा साहब तस्वीर में नहीं मिलेंगे, बाबा साहब प्रदर्शन में नहीं मिलेंगे, बाबा साहब दिए जलाने में नहीं मिलेंगे, बाबा साहब जयंतियां मनाने में नहीं मिलेंगे। विचारों पे ताला और तस्वीर पे माला, इससे बाबा साहब का मिशन फलीभूत होने वाला नहीं है। बाबा साहब अगर मिलेंगे तो बाबा साहब प्रबोधनवादी आंदोलन में मिलेंगे, बाबा साहब अगर मिलेंगे तो बाबा साहब किताबों में मिलेंगे। तो इसलिए सम्मानित साथियों, आज हम प्रण लेते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये भरोसा दिलाते हैं कि अब जो भी हमारा प्रयास है, हमारा पूरा जिंदगी का उद्देश्य है, वो यही है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले हम विचारधारा को कैसे मजबूत करें, और जो इन जयंतियों से प्रबोधन पैदा होना चाहिए, इन जयंतियों से लोगों को आंदोलन के लिए तैयार होना चाहिए। और एक नेटवर्क, कारवां को हम नेटवर्क कह सकते सर। कारवां यानी कारवां का मतलब जो हमने समझा है कि आज 40 लोगों में विचारधारा है, कल 400 लोगों में फैले, परसों 4000 लोगों में फैले, आने वाले समय में 4 लाख और 4 करोड़ लोगों में फैले। यही हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये कारवां है। तो इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो प्रयास है कि सच्चा मिशन और सच्चा आंदोलन इस देश में जो जयंतियों के माध्यम से हमारी जो प्रबोधनवादी जो सोच है वो आगे बढ़ना चाहिए। प्लानिंग के तहत जो काम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लिए प्लानिंग आदेश करेंगे, मिशन के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे तन मन धन से जितनी भी क्षमताएं हैं उतनी क्षमताओं के साथ मैं काम करूंगा। यही भरोसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिलाते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मान्यवर दयाराम महिवर साहब। आपने बहुत ही सब्जेक्ट पर टच करते हुए अपनी बात रखी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में दिल्ली प्रदेश से संयोजक मान्यवर राजन सिंह जाटव साहब को आमंत्रित करता हूं। माननीय राजन सिंह जाटव साहब आए और अपने विचार रखें। माननीय राजन सिंह जाटव साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आए और अपने विचार रखें। आवाज आ रही है मेरी? क्या नहीं आ रही है सर? आ रही है ना? हाँ जी सर। सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, समय समय पर जन्मे हमारे संत गुरुओं को नमन करते हुए, और आज की इस बैठक को अध्यक्षता कर रहे हैं मान्यवर पूर्व विधायक प्रकाश भारती जी और अध्यक्ष संगठन के, मैं उनको भी नमन करता हूं। और इस वेबिनार में जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय नमो। आज के जो वक्त करना है हमें, वो सम्राट अशोक और ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के जन्म जयंती पर हमें वक्तव्य देना है। मैं आपको एक पहले ही बता दूं कि जो दो सम्राट अशोक और बाबा ज्योतिबा फूले जी की जयंती हमारी दिल्ली में बहुत लोगों को पता नहीं है, ना इस पर लोग गौर करते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर
जैसा कि हम पहले भी अध्यक्ष जी से सुनते रहे हैं कि सिर्फ 14 अप्रैल को घूमना फिरना और अपने यहाँ सब कुछ कुछ खाने पीने का सामान बांटना, इन्हीं चीजों पे हमारे दिल्ली वाले ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर ही थोड़ा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि मैंने जब से भी जो हम अपने दिल्ली में जो जयंती मनाते हुए देखा है, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मनाते हुए देखा है। और वहाँ जब मैं कभी शुरू में जाता था तो उस टाइम कोई ज्यादा खास संख्या नहीं होती थी लोगों की, लेकिन लोग आते थे। और आज जो संख्या बल जो वहां आता है वो 2 से 2.5 लाख से भी ऊपर भी पहुंच जाता है। हर साल उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है। और बाबा साहब की जयंती, जैसा कि हमारे पिछले वक्ता जी ने कहा कि आज का जो जयंती है उसको लोग घूमने फिरने का या अपने पार्टी, अपने उसको क्या कहते हैं कि मतलब एक अपना घूमने फिरने का एक मनोरंजन उसमें मनाते हैं। और वहां भी लोग आते हैं और वहाँ खाना पीना इतना बढ़ता है कि शायद ही किसी से उसमें बढ़ते हो। लेकिन लोगों को जो हम अपने मोटिव उनको देना चाहिए बाबा साहब के बारे में, वो कुछ संख्यक हैं वहाँ जो किताबों के जरिए, कुछ पैम्फलेट के जरिए, या वहाँ वक्त में जो गाना, जो मतलब गाना जो हमारे गाने उससे बनाते हैं चलाते हैं उनको सुनाते हैं, उनके उससे वहाँ देते हैं। और लोग सुनते भी हैं बड़े प्यार से और वहां सुन के गाते जाते हैं। लेकिन वो अगले सिर्फ 14 अप्रैल के बारे में सोचने के बाद कुछ बाकी समय भी कुछ करते हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग करते होंगे। क्योंकि मैं अपनी दिल्ली में जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, मैं जब से भी 2 साल से करीब जुड़ा हूँ, मैंने लोगों को पीछे हटते हुए देखा है, आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। जबकि मैं हर बार लोगों से फोन करता हूँ, बात करता हूँ, भाई हमें इसको आगे बढ़ाना है, हमें अच्छे अच्छे लोगों को आगे लाना है, युवा पीढ़ी को आगे लाना है। कोई भी ध्यान इस बात पर नहीं देता। मेरे ख्याल है महीने में ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 बार तो लोगों को मिला के सारा 50 से 60 बार मैं फोन करता हूँ, लेकिन उनका विचार उनके दोबारा नहीं आते। कारण क्या है? कारण यही है कि सिर्फ मनोरंजन के तौर पर वो बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं, कि वो ये नहीं सोचते। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने जो हमें एक मोटिव देने की कोशिश की है कि हमें 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, लेकिन वो इसके विचार के लोग नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अब अच्छे अच्छे जो यंग युवा लोग हैं, मैं उनको मिलाने और जोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अभी अब पीछे में लोगों से मैंने 1 हफ्ते पहले बात की है कि जो बाबा साहब की जयंती जो मनाई, पार्लियामेंट में भी हमने अपना एक स्टॉल लगाया था। और उसके बाद हमने एक वाल्मीकि समाज के एक बड़े मंदिर में, कोटला समाज जो कस्तूरबा नगर में आता है, उसके पूरे लोग, बहुत से लोग, जहाँ हमारे करीब 250-300 से ज्यादा लोग हमारे उसमें प्रोग्राम में शामिल हुए। और उन सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ना कि खाने और घूमने फिरने मनोरंजन के लिए। वहां लोगों ने अपने क्षेत्र में लोगों को अवेयर करने के लिए कि हम घर घर जाकर और उनको लोगों को जगाएं कि भाई हम बाबा साहब के लिए हम ये काम अपना करना चाहते हैं। कि वो लोग सुनते सुनाते भी हैं, उनके लोगों के विचार बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि सब अपने कामों में बिजी हैं। अब हम, मेरे जैसा साथी, तो भाई अब उम्र भी हो गई है, काफी उम्र हो गई है, और फिर मैं, मेरा काम भी प्राइवेट है, तो मैं जितना ज्यादा होता है बाबा साहब के उसमें मैं समय देता हूँ। और मैं उसी हिसाब से अपने साथियों को जोड़ना भी चाहता हूँ कि भाई वो साथी जुड़े और इस कार्यों को आगे बढ़ाएं, इससे हमारे लोगों में जागृति आए और उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें जो हम सब चाहते हैं। पर यह है कि मुझे लगता नहीं कि मेरे साथी जो 2 4 5 पहले अच्छा काम कर रहे थे, मेरे से थोड़े साथी छिटक गए हैं, मैं फिर भी उन्हें मनाने की कोशिश करता रहता हूँ।
अगर मैं उनसे सभी से अनुरोध करूंगा, फिर उनके पास जाऊंगा कि हम जो हमें एक काम संगठन को मिला है, हम उस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और लोग तो हमारे जुड़ने के लिए अब कोशिश करेंगे ही, और हम भी करेंगे। और मैं आगे एक एक मीटिंग रखने की कोशिश करूंगा, जिससे अध्यक्ष साहब को बुलाऊंगा कि भी वो उनमें कुछ ऐसा जोश भर दें कि वो बाबा साहब के लिए काम करें, आगे हमारा संगठन बढ़े। और संगठन को चलाने के लिए मैं आगे जो काम करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राजेंद्र सिंह जाटव साहब। अब आज थोड़ा खुशी की भी बात है कि अब तक 126 लोग जुड़े हुए हैं, और सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि इस संख्या को और बढ़ाएं। अब मैं अगले वक्ता के लिए हमारे महाराष्ट्र से साथी हैं मान्यवर ईश्वर कड़वे जी, नागपुर से हैं। मैं सर उनको आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपने विचार रखें। मान्यवर ईश्वर कड़वे जी, मान्यवर ईश्वर कड़वे साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आए और अपने विचार रखें। अभी जुड़े थे। हाँ, माइक माइक उनका। अच्छा अच्छा, हाँ BKAD ये करके है शायद। सर हाँ आपका हाँ, माइक, ये जी जी, माइक को सर अनम्यूट करें। आपका माइक बंद है, उसको खोलें सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सुमन एंड ईश्वर लिखा हुआ है हाँ सर। हाँ, हाँ जी। हेलो, अभी आ रही है? हाँ ओके सर, हाँ ओके। अब आ रहे हैं। अभी आ रही है आवाज? आ रही सर, आ रही है, कंटिन्यू हाँ कीजिए। हाँ। आ रहे तो सर, आ रहे। सभी साथी, आज सबसे पहले सभी महापुरुषों को अभिवादन। जिस विषय पे अपन हम लोग ये ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं, सब्जेक्ट है हमारा सम्राट अशोक की जयंती, बाबा अपने महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती, इसका निष्कर्ष। इससे पहले मैं सभी संतों महापुरुषों को अभिवादन करता हूँ। और आज के इस मीटिंग के अध्यक्ष मान्यवर आदरणीय संस्थापक, RBM के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब जी, उसी प्रकार इस मीटिंग का संचालन कर रहे योगेश जी गौतम, और जो भी साथी इस ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, पार्टिसिपेट हुए हैं, उन सभी को अभिवादन। साथियों, सब्जेक्ट बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, और ये होना चाहिए था। तो हम देखते हैं कि ज्यादा भारी पैमाने पे सारे देश में या पूरे दुनिया में इस साल का ये रिपोर्ट है कि 192 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई गई है, और भारत में भी बहुत धूमधाम से मनाई गई है। इसकी एक वजह लोगों बताते हैं कि जो 22 जनवरी 2024 को जो अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठापना हुई थी, तो लोग हमारे जो बुद्धिस्ट है और अम्बेडकराइट्स लोग हैं, उनकी ये जो कहना था कि हम भी कुछ कम नहीं है, और इस माध्यम से इसको उसमें नजर रखते हुए इस साल बहुत ही सामान्य तौर से इस साल बहुत ज्यादा हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई गई है। और इसमें डीजे बजाना, केक काटना, ये सब सारी चीजें आती है। लेकिन हमारा जो युवा वर्ग है और हमारे लोग हैं, तो ये जयंती जयंती मनाने में तो पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन बाद में पार्टिसिपेट नहीं होते, और पूरी धुंध में रहते हैं। हमारा युवा वर्ग डीजे के धुन में रहेगा। तो और ये जो हमारे अपोनेंट है या जिनसे हमको लड़ना है, वो यही चाहते हैं कि ये वर्ग इसी धुन में रहे और विचारधारा की बातें न करे। तो इस सिलसिले में जो हमारे युवा वर्ग है, युवा युवा साथी इसमें बहुत ज्यादा पैमाने पे आते हैं, लेकिन जो संगठन की बातें आती है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं होते। आंकड़ों के अनुसार इस वक्त का जो आंकड़ा आया है, तो 90 अरब रुपया खर्च होने की संभावना है जयंती के ऊपर में। 90 अरब रुपया, आप सोचिए। और ये पैसा तो हम हमारे लोगों से ही इकट्ठा करते हैं। काशीराम साहब कहा करते थे,
एक साल आप बाबा साहब की जयंती मत मनाओ और वो पैसा मुझे दो, तो मैं आपको 50 खासदार संसद में भिजवा के बताऊंगा। तो ये चीजें काशीराम साहब की हमें ध्यान में रहना रखना चाहिए। और जो भी पैसा जो इतने जयंती मनाना चाहिए, लेकिन जितना खर्चा होना चाहिए उतना खर्चा न करते हुए वो अपने संगठन के ऊपर में और लोगों का प्रबोधन करने के ऊपर में लगना चाहिए। आ, आज 75 साल हो गए हैं आजादी को, लेकिन बाबा साहब ने आज इलेक्शन चल रहा है, लेकिन सभी का मुद्दा क्या है कि संविधान खतरे में है, लोकशाही खतरे में है, गणतंत्र खतरे में है। तो 75 साल के बाद भी ये नौबत क्यों आ रही है, ये हमें बहुत बड़ी सोचने की बात है। क्योंकि बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जो महाड़ का सत्याग्रह किया था, वो नॉन पॉलिटिकल था, सामाजिक संघर्ष था। और उसी वक्त में उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति भी जलाई थी, वो सहस्त्र बुद्ध इस ब्राह्मण के हाथ से। वो क्यों जलाई, ये इसका भी हमको सबको पता है। लेकिन आज अभी 75 साल हो गए मतलब आजादी को, और तो आजादी के 75 साल के बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान खतरे में आ रहा है। ये सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो आम्बेडकरवादी है, वो जो जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, सभी के ये है कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। तो ये चीजें क्यों आ रही है, क्योंकि बाबा साहब का कारवा जो सही ढंग से और इम्प्लीमेंट करने वाले वो मान्यवर कांशीराम साहब जाने के बाद वो जो बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया बाबा मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन में वो कहा करते थे कि मैं सिर्फ ये जो बहुजन समाज है 6000 जातियों में बटा हुआ है, तो मैं सिर्फ 10% जातियों को ही जोड़ पाया हूँ, सिर्फ 600 जातियों को। तो भी इतना पूरे भारत देश में महात्मा फुले, बाबा साहब, ज्योति पेरियार, इसका डंका बज रहा था। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब जाने के बाद हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज बनाने की जो प्रक्रिया थी वो थम सी गई है। और देखते हैं कि जो लोकतंत्र और संविधान के जो मायने थे, जो देश का पंत प्रधान, ये चीजें बताना जरूरी है। क्योंकि हम जो संविधान की जो मूल जो प्रेरणा थी या मूल जो गाभा था, मूल जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य से वर्तमान सरकारें या जो भी सरकारें वो कितनी विफल हो जा रही है और दूर जा रही है। तो जो 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो एक उसकी प्राण प्रतिष्ठा कौन कर रहा है, देश का सर्वोत्तम पंत प्रधान। कि जो पंत प्रधान का दायित्व तो होता है कि वो धर्मनिरपेक्षता को ये करे। तो लेकिन ये हम का देख रहे हैं कि ये कहाँ धर्मनिरपेक्षता है, क्योंकि ये तो भारत देश में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उसको सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां है। लेकिन एक देश का सबसे बड़ा जिसकी दायित्व होता है गणराज्य का एक सर्वोन्मुख, वो एक ही धर्म का प्रचार प्रचार करता है। तो ये धर्मनिरपेक्षता कहाँ आ गई है। और उसी वक्त में जब 1900 जो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अमल में संविधान स्वीकारा गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो उसी वक्त से बाबा साहब ने कहा कि एक नया युग का प्रारंभ हुआ है। लेकिन हम देखते हैं 22 जनवरी 2024 को जब राम की प्रतिष्ठापना हुई, तो उसी वक्त ये जो मोदी या तो बाकी के ये लोग ये बोल रहे थे कि अभी राम राज्य की शुरुआत हुई है, तो और नए युग की शुरुआत हुई है। तो इतना विरोधाभास ये क्यों आया है आजादी के 75 साल बाद, ये हमें ये दिन देखने को क्यों आ रहे हैं। ये वजह है कि हमने बहुजन समाज बनाने की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से दूर हुए हैं। तो हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस प्रक्रिया में लगी है कि हमें बहुजन समाज तैयार करना है। और बाबा साहब और ये इस साल अभी सब तरफ से आवाजें आ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो बाबा साहब ने उसी वक्त कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जान की बाजी लगा देना, लेकिन इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना। तो ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अभी चुनाव है, इस तानाशाही सरकार को, ये पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन हम पॉलिटिक्स और धर्म और राजनीति ये दोनों एक सिक्के के पहलू है। जिसकी सत्ता होती है उसका राज होता है, और जिसका राज होता है उसकी धर्म सत्ता होती है। तो ये इस वक्त में हमारे हाथ में एक मौका है। तो ये तानाशाह
कैसी जाए हटे, और इसकी हमें पूरी पूरी कोशिश करनी है। और बाबा साहब का जो सपना है कि ये भारत देश को प्रबुद्ध भारत बनाना, इस प्रक्रिया की तरफ से हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जाना चाहते हैं। अ, दूसरा है कि बाबा साहब ने कहा है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं होने देना है, लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया चालू है वो बहुजन समाज तैयार करने की प्रक्रिया। और खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता यदि यह सरकार फिर से रिपीट होती है, तो मुझे डर है कि हमारा 2025 भी बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इतनी खतरनाक परिस्थिति इस वक्त में आई हुई है। तो इस माध्यम से मैं सबको आगाह करना, ये मेरी पर्सनल राय है कि जो भी कुछ भी हो अपनी पूरी ताकत लगाए, लेकिन यह सरकार रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सब्जेक्ट से अलग हो सका, लेकिन ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा भी दायित्व है। हम संविधान बचेगा, लोकशाही रहेगी, तो हम आगे में काम कर पाएंगे। लेकिन यदि संविधान ही नहीं बचेगा, लोकशाही नहीं बचेगी, तो हम कौन सा काम करेंगे। तो इस सिलसिले में मुझे इसमें बोलने का मौका मिला है, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से इस लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, और संविधान की जो हत्या हो रही है, वो हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र के जो भी चार जो स्तंभ है, एक तो ब्यूरोक्रेसी है, विधायिका है, कार्यपालिका, जुडिशियरी, मीडिया, ये सब इसके ऊपर पूरा कब्जा हो गया है। और एक अपोजिशन जो अंग है, जो लोकतंत्र में अपोजिशन नहीं रहेगा तो वो तानाशाह निर्माण होता है। तो ये तो हम अभी देख रहे हैं, हमारे जो तजुर्बा आ रहा है उसमें देख रहे हैं कि ये अपक्षों को ही पूरा खत्म करने की साजिश और पूरा तैयारी चल रही है, और हिंदू राष्ट्र घोषित करने का पूरा मंसूबे उनके चालू है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी बहुत बड़ी अम्बेडकराइट्स और पूरे सब बहुजनवादी लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस लोकतंत्र को बचाए, संविधान को बचाए। और बाबा साहब की जयंती मनाना यानी क्या है कि बाबा साहब के जो भी हमारे महापुरुष है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना, उनको समझना। तो हम हर घनश्याम साहब हर 14 अप्रैल को एक साल का पूरा वो अपना ब्यौरा देते थे, काम का ऑडिट करते थे कि मैंने एक साल में इतना काम किया। तो वो हर एक ने, हर संगठन या तो हर आदमी ने, हर कार्यकर्ता ने, हर एक साल में मैंने कितना काम किया और बाबा साहब का कारवा बढ़ाने में मेरा कितना योगदान रहा, ये अपना खुद का ऑडिट खुद करना चाहिए। तो उसी प्रकार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी ये अपना ऑडिट करती रहती है, और उसका धम्म प्रकाश भारती साहब इससे बड़ी भांति वाकिफ है। और किस तरीके से काम करना चाहिए विद प्लानिंग और विद डेडिकेशन से हम काम करना चाहेंगे। और जो भी हमारे से महाराष्ट्र से जो भी मदद होती है हम करना चाहेंगे, और इस कारवा को बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। यही उम्मीदों के साथ मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब, कड़वे साहब। अपने अपने विचार रखे, और आज आ रही है आज की वेबिनार में तीनों योगेश जी। वक्ताओं, जी जी जी, तीनों मान्य वक्ताओं ने बादल अपने सिंह अपने, बोस साहब को बुलवा दो। जी 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 सर, और तीनों वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बॉस साहब को, तो मैं हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बॉस साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आज के विषय पर अपने विचार रखेंगे। माननीय बादल सिंह बॉस साहब। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आवाज आ रही है सामने की? जी आ रही जी है। सर, आ रही है, क्लियर आ रही है सर। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी बहुजन सफरनामे के बहुजन नायकों को सादर नमन। आज का जो विषय है, उस विषय को, उसकी महत्वता को समझने के लिए एक कार्यक्रम आज रखा गया है, और आगे अगले साल तक क्या करना है उसके एजेंडे के लिए भी है। और हमने
गत पिछले वर्ष क्या किया, 100 अवलोकन हम खुद करेंगे। एक होता है अदर पीपुल व्यू, अन्य लोग कैसे देखते हैं इस मिशन को, सोचते हैं और करते हैं। और एक हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, हम इसको कैसे सोचते हैं और करते हैं, ये डिफरेंट हमें सामने रख के आगे चलना है। अन्य लोग इसको कैसे सोच रहे हैं और कर रहे हैं, और हम लोग इसको कैसे सोचकर, जो सोच मानवर कांसीराम साहब ने, बाबा साहब की, हमारे बहुजन के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता तैयार किए थे, वो पूरे भारत देश में फैले हुए हैं और कार्य करने की आवश्यकता अब है। ये हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सोच है। तो इस सोच को आगे करने के लिए हमें बाबा साहब का ही सहारा लेना पड़ेगा, मानवर कांसीराम साहब का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर इन दो के अलावा हम कहीं और गए तो भटक जाएंगे। हमको अच्छे से सम्राट अशोक भी समझ में नहीं आएंगे, बाबा साहब भी अच्छे से नहीं समझ में आ पाएंगे अगर हमने कांसीराम साहब को छोड़ा। और ज्योतिबा फुले साहब को तो और भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि सत्य को सत्य से जाना। अब सत्य क्या है? बाबा साहब ने वॉल्यूम नंबर 17 में एक छोटी सी लाइन लिखी। वो लाइन क्या थी कि मिशन के बिना बौद्ध धर्म नहीं फैल सकता। वॉल्यूम 17 भाग 2 में है। और मिशन कैसे चलेगा ये उन्होंने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बायोलॉजी में लिखा। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को प्रतिज्ञा नंबर 21 में बोला कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं। तो एक पहचान बनाना बाबा साहब चाह रहे थे, जो 14 साल में राष्ट्रीय बौद्ध मत समान है, अपने प्रशिक्षण के बल पर, नैतिकता के दम पर एक पहचान बनाई हुई है। इस पहचान को हमें अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करना है। बहुत सारे साथी हमारे उम्र दराज होते जा रहे हैं। 50 से लेकर 80 तक के साथी और 90 तक के कुछ साथी हमारे इस संगठन में भय ऊर्जा दे रहे हैं, जो एक वयस्क कार्यकर्ता को देना चाहिए। तो अन्य लोगों में और हमारे संगठन के लोगों में सोचने का जो एक तरीका है, वो ये है कि बाबा साहब ने कहा कि कार्यकर्ता को सीबीआर टेस्ट से गुजरना चाहिए। और सीबीआर टेस्ट से गुजरने के बाद ये नहीं कि अगले दिन से फिर हमारा पतन हम कर लें। ये इससे सीबीआर टेस्ट से गुजरे हुए कार्यकर्ता को हमेशा यथा स्थितिवाद बनाए रखना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए, चेतन अवस्था में रहना चाहिए। जैसे हमारे मानवर साहब कहते हैं कि बुद्धिस्ट होने का मतलब क्या है, बहुत सरल बताते हैं। बुद्धिस्ट होने का मतलब है एक जागरूक इंसान, जो करंट अफेयर्स, जो वर्तमान के मुद्दे हैं, उन पर नजर रखे। नजर नजर के साथ साथ ये निष्कर्ष निकाले कि क्या हमारे लिए सही हो सकता है, क्या हमारे लिए गलत हो सकता है। बहुत से साथी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते हैं और अपने तरीके से अपने निर्णय लेकर कुछ काम ऐसे कर देती हैं जिसको समाज को बड़ा नुकसान होता है। एक संगठित टीम को जिस प्रकार से एक कार्य करना चाहिए, वो कार्य अदर पीपल बीइंग जो है, अन्य लोगों को जो देखना और सोचना है, उस तरीके से नहीं कर पाते। तो सम्राट अशोक का जो वेलफेयर स्टेट का सपना था, कल्याणकारी राज्य का जो सपना उन्होंने विकसित किया था अपने राज्य में, उस राज्य को, विकसित राज्य को, उस कल्याणकारी राज्य को मानवर कांसीराम साहब ने अपने सपनों का भारत बनाया। तो सपनों के भारत बनाने के लिए हमें हमारी अलग से पहचान बनाना होगी,
जो महार परिषद के भाषण की बात आती है, जो दिया गया था महार परिषद में 31 मई 1936 को, तो उन्होंने कहा था कि मुक्ति कौन पद से हो सकती है। उस मुक्ति के पद के लिए बाबा साहब ने 1956 में, अगर हम सभी प्रतिज्ञाओं को भूल जाएं, एक ही प्रतिज्ञा पकड़ लें कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है, तो आज से हम नया जन्म पैदा करके, हमने अपने आप को एक नया पैदा करके हम ये माने कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए ही कार्य करेंगे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए ही जिएंगे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कारोबार को अगली पीढ़ी में हमारे ही घर से बढ़ाएंगे, पड़ोसी के घर से, हमारे ही साथियों से, हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, हमारे रिश्तेदारी के जितने सदस्य हैं, उसमें हम इस कारोबार को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन लाएंगे। एकदम से लाया हुआ परिवर्तन बदल भी सकता है, तूफान की तरह लाया हुआ विचार तूफान की तरह जा भी सकता है, और क्रमिक निर्माण की प्रक्रिया से जो हम आगे बढ़ते जाएंगे वो हमें पहचान के रूप में आगे बनाना है। तो हम ज्योतिबा फुले साहब वास्तव में जो एक ब्राह्मणेतर समाज के सच्चे गुरु थे, वह गुरु की पहचान जो अविद्या के लिए उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि अविद्या को कैसे खत्म किया जा सकता है ऐसे बहुजन समाज के ऊपर से, तो उसके लिए हमें ये जो प्रबोधन काल उसको सतत बनाए रखना होगा, और अगली पीढ़ी को तैयार किए बगैर हम हो सकता है कि यहीं कहीं ना रुक जाएं। तो इन व्यवस्थाओं के लिए भी हमें बड़े तरीके से जो मान्यवर हमारे संस्थापक जी हैं, हमारे मान्यवर जो आचार्य जी हैं, उनके मार्गदर्शनों को हम लिखें और पढ़ें, बार बार पढ़ें, और पढ़ने के बाद पूछें जहाँ कहीं दिक्कत हो रही हो। ऐसा नहीं कि लिख दिया। बहुत सारे साथियों के पास 2009 से अभी तक की बहुत सारे कैडर की डायरियां बड़ी पड़ी हैं, लेकिन भर के रखने के बाद उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा, और जो तैयार होते चले गए, जिनसे हमने उम्मीद की थी कि जी हमारा काम करेंगे, उन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से भी बगावत करके और अपनी अपनी नई दुकानें चलाने का जो एक चलन प्रथा चलाई हमने, जो 120 दिन के और 90 दिन के जो श्रामणीर कैडर चलाए थे महाराष्ट्र में 2013 में लगा, ग्वालियर में लगा, आगरा में लगा, तो वो साथी आज हमारे पास नहीं है जिनको हमने चीबर में 120 दिन या 90 दिन का कैडर दिया था। तो ऐसे साथियों से भी हमें बहुत सावधानी बरतना है, ऐसे साथियों को हम तैयार न करें कि कल से ही वो हमारे बगावत में शुरू रह सके। एक टीम में जुड़कर टीम भावना की तरीके से हमें काम करना है। भेड़िया के 10 लक्षण मैं एक बताना चाहता हूँ। एक लक्षण उनमें से, भेड़िया समाज जो होती है उसका एक लक्षण ये होता है कि वो जन्म से लेकर मरण तक अपने समूह को नहीं छोड़ता, और जब तक वो कोई शिकार करते हैं, किसी जानवर को मारते हैं, तो पहले जो उनसे बड़े भेड़िए होते हैं जब तक वो उसको नहीं खा लेते तब तक छोटी भेड़िए कभी नहीं खाते। ये भेड़िया का एक बहुत अच्छा लक्षण है। वो समूह में रहते हैं, बहुत वफादार होते हैं, और जो हम एक और बात कहते हैं, कामेशु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्का पदम समादयामी, भेड़ियाओं के जब आप अध्ययन करेंगे भेड़िया को लिखकर, तो वह एक पत्नी और एक पति धर्म का ही व्रत अपनाते हैं। आप भेड़िया के बारे में पढ़ लेना, उसका अध्ययन कर लेना। तो ये बहुत सारी बातें हमको ये सीखना है कि हमारे जो पूर्वज हैं, अग्रज हैं, उनका सम्मान भी हमको रखना है, और अगली पीढ़ी को सम्मान हमें सिखाना भी है। सम्मान करते कैसे, आंदोलन को चलाते कैसे हैं, आंदोलन चलते कैसे हैं, आंदोलन को समय समय पर ब्रेक कैसे दिया जाता है, आंदोलन को समय समय पर डायनामिक कैसे किया जाता है, आंदोलन को समय समय पर थोड़ा पीछे कैसे खींचा जाता है। ये सब लक्षण ध्वज वाहक, पायोनियर, संस्थापक या लीडर होते हैं, वो चलाते हैं। हमें अलग से आना, जो हमारे विचारक चलाते हैं उसके अनुसार ही आंदोलन को, जो दिमाग लगा चुके पहले महापुरुष, फिर दिमाग नहीं लगाना, वो बता कर क्या गए ये कार्य करना है, इस कार्य करने के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि हमें संस्थापक जी को सुनना है। सादर नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद मान्यवर बादल सिंह बॉस साहब। अब हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय ब्रह्मप्रकाश भारती बॉस साहब से अनुरोध करता हूं आप आए और आज के अध्यक्षीय उद्बोधन रखेंगे। माननीय